Okay, class 4. Good morning everyone and welcome to all of you again to your social studies classes. So today we are going to start a new chapter and that is chapter number 8 and the name of the chapter is our water resources. So first of all, our water resources. First of all, every one of you should open your book and come to page number 65. Okay, so in this chapter we are going to study about our water resources, जो हमारे resources of water है, ठीक है, कि हम लोगों को पानी कहाँ से मिलता है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. तो सब लोग 65 पेज नंबर पे आ गए. देखो यहाँ पे आप कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे इस चैप्टर के बारे में. वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑन अर्थ. आपको पता है पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी है, दैट इज 71%, और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है अर्थ का, ठीक है. पृथ्वी का एक बहुत ही भारी डोमेन है ये. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर. हम सबको पानी की ज़रूरत पड़ती है. बिना पानी के इस पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाता है, नहीं हो सकता है. 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. ओके, अब क्या क्या पानी का यूज़ है. डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस. डोमेस्टिक यूज़ क्या है, यूजेस ऑफ वाटर क्या है. पहला क्या हो गया, डोमेस्टिक, ठीक है. दूसरा क्या है, इंडस्ट्रियल. डोमेस्टिक यूज क्या हो गया बेटे, जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. जैसे कि हम लोग को नहाने के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, सब्जी धुलने के लिए पानी चाहिए, ठीक है, गमलों में डालने के लिए पानी चाहिए, ये सब चीज़ें हो गई. इंडस्ट्रियल यूज क्या हो गया, जैसे कि हम लोग भारी भारी लैंड एरियाज पे क्या कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो उसको इरिगेशन देने के लिए, सिंचाई करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होगी, तो वो क्या हो गया, इंडस्ट्रियल यूज़. डोमेस्टिक यूज़ जो हम लोग घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो हम लोग लैंड एरिया, भारी भारी लैंड एरियाज पे, जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स पे जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या हो गया, हमारा इंडस्ट्रियल यूज़. अब सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे कि पानी में मिलता कहाँ से है. चलो सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना. तो रेन इज अवर मेन सोर्स ऑफ वाटर. अब आपको पता है बेटा वाटर साइकिल के बारे में हमने आपको पहले क्लास में बताया ना, क्या होता है वाटर साइकिल से. हमें सबसे मेन चीज़ ये होता है कि जो वाटर वेपर्स निकलते हैं हमारे ओशन से, सी से, वाटर बॉडी से, फिर वो जा करके क्लाउड्स को फॉर्म करते हैं, और फिर हमें क्या मिलता है, रेन वाटर मिलता है. और इस तरीके से क्या है, रेन वाटर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है, ठीक है. सम अमाउंट ऑफ रेन वाटर गोज अंडरग्राउंड थ्रू पोरस रॉक्स. और कुछ फिर जब रेन वाटर होता है तो फिर क्या होता है, वो पृथ्वी के भीतर जाकर के अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में वो सेव हो जाता है. रिवर्स गेट वाटर फ्रॉम रेन और मेल्टिंग स्नो. और जो नदियों का पानी जो होता है वो रेन फॉर्म में उनको भी पानी मिलता है, या फिर जैसे ग्लेशियर्स वगैरह क्या होती है, मेल्ट होने लगती है, स्नो मेल्ट होने लगती है, तो रिवर्स को वाटर मिलता है. The water which we use for various purposes is either surface water or ground water. तो हम लोग जिस पानी का इस्तेमाल करते हैं, या तो वो सरफेस वाटर है जैसे कि रिवर बॉडीज में हमको मिल गई, या फिर वो अंडरग्राउंड वाटर है, ठीक है, ग्राउंड वाटर जिसको हम लोग कहते हैं. सरफेस वाटर कौन सा हो गया, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वाटरफॉल्स में जो होता है. और ग्राउंड वाटर हम लोग को कहाँ से मिलेगा, जैसे हम लोग कुआं खोदेंगे तो पानी आएगा उसमें से, ठीक है, ट्यूबवेल में पानी आएगा. तो ये सब किस चीज़ के एग्जाम्पल हो गए, उदाहरण हो गए, ग्राउंड वाटर के. ओके, सो वेल्स एंड ट्यूबवेल्स. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, सबसे पहला जो सोर्स है वेल्स. सबसे पहला सोर्स ऑफ वाटर आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा पहला रेन वाटर. दूसरा क्या पढ़ने जा रहे हो, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स. आपने कभी आप अपने गांव गए होंगे तो वहाँ पे आप लोगों ने कुआं वगैरह देखा होगा, ठीक है, उसे हम लोग वेल्स के नाम से जानते हैं. और ट्यूबवेल भी आपने देखा होगा. ट्यूबवेल तो शहर में भी बहुत जगह पर, जैसे जिसको हम लोग कहते हैं हैंडपम्प वगैरह, ठीक है, वो होता है ट्यूबवेल. इन सम एरियाज वेयर अंडरग्राउंड वाटर इज ईजिली अवेलेबल. जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर आसानी से हम लोगों को उपलब्ध है, वहाँ पे क्या होता है, हम लोग
कुआं खोद देते हैं, तो हमें अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ करने का हमें तरीका पता होता है और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वी आर लेस एक्सपेंसिव टू बी कंस्ट्रक्टेड, और इसको जो कंस्ट्रक्शन में जो वेल को और ट्यूबवेल को कंस्ट्रक्ट करने में ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं। ट्यूबवेल्स का भी सेम कंसेप्ट है, दे पंप अप वाटर टू द सर्फेस फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के भीतर से वो पानी निकालते हैं। ठीक है, अ वेरी डीप बोर इज ड्रैग इनटू द अर्थ विद अ ड्रिलिंग मशीन एंड अ पंप इज इंस्टॉल्ड। क्या होता है, बहुत भारी जो एक तरीके का गहरा वो होता है, आपका होल होता है, वो हम लोग बना देते हैं अर्थ में, और फिर वहाँ पे ड्रिलिंग मशीन लगा देते, ड्रिलिंग मशीन के यूज़ से, और वो फिर उससे क्या होता है, पंप को हम लोग वहाँ पे लगा देते हैं, और उससे क्या होता है, पानी बाहर आता है। अब क्या हो गया भाई, और जो सोर्स ऑफ वाटर हो गया कैनाल्स। देखो हमें कैनाल से कैसे पानी मिलता है ये पढ़ेंगे। सम बिग रिवर्स इन इंडिया हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, कुछ रिवर्स में क्या होता है, पूरा साल भर पानी रहता है। वाटर फ्रॉम दीज रिवर्स इज डाइवर्टेड टू द फील्ड्स थ्रू स्मॉल चैनल्स कॉल्ड कैनाल्स। अब इन नदियों में जब साल भर पानी रहता है तो इनको फिर यूज़ भी तो हम करेंगे, तो यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे बांध बना देते हैं। ठीक है, कैनाल्स जिसको हम लोग कहते हैं, और फिर वो पानी जो होता है उस नदी का वो दूसरे रूट की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, दूसरा उसको डायरेक्शन मिल जाता है, और फिर हम लोग उस पानी का इरिगेशन के लिए फिर किसी भी अदर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल है कैनाल्स का वो क्या है, इंदिरा गांधी कैनाल जो कि राजस्थान में है। अब राजस्थान क्या है, एक डेजर्ट एरिया है, एक रेगिस्तान इलाका है, वहाँ पे बारिश कम होती है, पानी की कमी है। ठीक है, तो वहाँ पे जो इंदिरा गांधी कैनाल है वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया को बहुत ज़्यादा पानी वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब आ जाओ बेटा टैंक पे। तो फोर्थ क्या नंबर हो गया आपका, फोर्थ क्या है, टैंक। टैंक क्या होता है, टैंक क्या होता है, टैंक। In the peninsular India, where the terrain is rocky and uneven, it is difficult to dig wells. In these areas, the rainwater gets collected in natural hollows. अब टैंक देखा है ना, टंकी वगैरह जो घर पे होता है, तो यहाँ पे टंकी का यूज़ नहीं करेंगे हम। कुछ जगहों पर क्या होता है, जैसे कि पेनिनसुलर इंडिया में, वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा जो लैंड एरिया है वो रॉकी है और पत्थर है, और वो बहुत वो प्लेन नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हॉलो, नेचुरल हॉलोज, जो भारी भारी गड्ढे टाइप होते हैं, वहाँ पे हम लोग रेन वाटर को फिल कर लेते हैं और फिर उनका इस्तेमाल करते हैं। तो टैंक्स आर कंस्ट्रक्टेड एट दीज साइट्स फॉर स्टोरिंग दिस वाटर। रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए हम लोग टैंक्स का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, और फिर इनकी वजह से यहाँ पे इरीगेशन हो पाता है। ये सब इरीगेशन कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, देखो आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक और तमिलनाडु में। अब देखो डैम्स एंड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। अब हम लोग डैम्स के बारे में पढ़ेंगे। डैम्स के बारे में समझो, डैम्स क्या होता है, और डैम्स का इतना यूज क्यों है ये भी समझेंगे। टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑन रेन, सेवरल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैव बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट। अब चूंकि हम लोग हमेशा रेन वाटर पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं ना अपने काम के लिए, तो बहुत सारी हमारी जो सरकार, उन्होंने क्या किया, डैम्स बनवाया। डैम्स क्या होता है भाई, जो डैम्स की वजह से क्या होता है, हमें कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर मिलता है। किनको मिलता है, फार्मर्स को मिलता है, हमें भी मिलता है फॉर इरीगेशन। डैम्स आर बिल्ड अक्रॉस रिवर्स। ठीक है, ये नदियों के पास बनवाए जाते हैं डैम्स। इसमें क्या होता है, अ डैम इज अ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर बिल्ड अक्रॉस द रिवर टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, एक डैम जो होता है वो एक कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर होता है जो कि रिवर के किनारे बनवाया जाता है। क्या देखने के लिए, कि फ्लो ऑफ वाटर, पानी किस तरीके से बह रहा है। ह्यूज लेक इज क्रिएटेड बिहाइंड द डैम, और डैम के पीछे एक बड़ा सा लेक बनाया जाता है। द वाटर फ्रॉम दीज लेक्स कैन बी डाइवर्टेड टू द कैनाल्स फॉर इरीगेशन। और फिर इन्हीं जो वाटर जो यहाँ से आती है लेक्स से, उनका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, दूसरी तरफ वो चली जाती है पानी का डायरेक्शन, और फिर वहाँ पे हम लोग इरीगेशन कर पाते हैं। डैम्स का क्या काम है, जिसको हम लोग जैसे कि भाखड़ा नांगल डैम है, ये सब डैम्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका काम क्या है, ये स्टोर करती हैं वाटर को। ठीक है, बाढ़ जो है, बाढ़ को ये लोग रोकने में, बाढ़ को रोकने में डैम का इस्तेमाल होता है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो पानी से हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं, उसमें भी डैम्स का इस्तेमाल होता है। कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स का नाम क्या है, भाखड़ा नांगल डैम जो कि पंजाब में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डैम है। ठीक है,
दामोदर वैली प्रोजेक्ट है झारखंड में, नागार्जुन सागर डैम आंध्र प्रदेश में है, फरक्का बैराज वेस्ट बंगाल में है और कोसी प्रोजेक्ट बिहार में है। ठीक है, तुंगभद्रा और आंध्र प्रदेश में है और चंबल वैली प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में है और हीराकुद डैम कहाँ पे है? उड़ीसा में। आपको याद होना चाहिए बेटा कि कौन सा डैम कहाँ पे है। अगर आप याद कर सकते हो तो उसको याद कर लेना। चलो फेस द फैक्ट में देंगे। On 17 September 2017, the Sardar Sarovar Dam, a gravity dam on the Narmada River, was inaugurated in Gujarat. The foundation stone of the project was laid out by the then Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru on 5 April 1961. It is one of the longest dams in the world. देखो ये कितना important general knowledge है। देखो 17 सितंबर 2017 को क्या हुआ, जो सरदार सरोवर डैम है जो कि एक ग्रेविटी डैम है और ये किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर। इसको गुजरात में इनॉग्रेट किया गया, इसकी मतलब इसको ओपन किया गया। ठीक है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम बना हुआ है और ये इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डैम्स इन द वर्ल्ड और ये पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़ा डैम है। ठीक है, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द प्रोजेक्ट वॉज लेड आउट बाय द देन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो फाउंडेशन स्टोन था मतलब जिसका बेसिस रखा था वो किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तभी उन्होंने इसका प्रोजेक्ट उन्होंने उसका बेस रख दिया था कि हाँ भाई हम लोग ये डैम बनवाएंगे। कब रखा था? 5 अप्रैल 1961 में। अब ये कब इसका प्रोजेक्ट का था वो बेसिस रखा गया था? 5 अप्रैल 1961 में। और ये बन के तैयार कब हुआ है? कब इसका इनॉग्रेशन हुआ है? 17 सितंबर 2017। अब आप देख सकते हो कि इस डैम को बनने में कितना समय लगा है। देख रहे हो 50 साल से भी ज़्यादा का समय लगा है। चलो कैन यू नेम द फॉलोइंग? यहाँ पे आप लिखोगे द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया और द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। अब लार्जेस्ट डैम जो है इंडिया में और जो लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया में, इन दोनों का आप लोग नाम यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। आप इसको कहीं से भी किसी अदर बुक से या फिर गूगल से आप लोग चेक करके लिखोगे पेंसिल से कि लार्जेस्ट डैम भारत में क्या है और लॉन्गेस्ट डैम क्या है। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन पे आते हैं आप। पॉल्यूशन मतलब क्या होता है? गंदगी फैलाना। ठीक है, इसके पहले वाले चैप्टर में हमने सॉइल पोल्यूशन के बारे में पढ़ा ना। पोल्यूशन मतलब गंदगी फैलाना। उसी तरीके से हम लोग वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। वाटर पोल्यूशन मतलब जब हम लोग अपनी वाटर बॉडीज़ को गंदा कर देते हैं। जैसे जो हमारी वाटर बॉडीज़ है, जो हमारी लार्जेस्ट वाटर बॉडी है वो कौन सी है? ओशियन हो गया। ठीक है, सी है, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, हमारी नदियाँ हैं। ठीक है, जो भी सोर्सेज ऑफ वाटर है अगर हम उनको गंदा कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? वाटर पोल्यूशन। से यहाँ पे फिगर बना हुआ है, देखो जैसे हमारे इलाहाबाद में क्या है, जो संगम घाट है ना, जो गंगा और सरस्वती और यमुना नदी का जो कॉन्फ्लुएंस है, जो संगम है, वहाँ पे क्या होता है? लोग जाते हैं, पूजा करते हैं और वहाँ पे ढेर सारा माला और जो प्लास्टिक के बॉटल्स और भी अदर वेस्ट मटेरियल्स वो लोग क्या कर देते हैं? सब गंगा जी में बहवा देते हैं। ये सब क्या है? वाटर पोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि हमारी जो नदियाँ इससे क्या होती हैं? इसमें गंदगी फैलती है। ठीक है, उसमें फिर क्या होता है? ये सब जाकर के डिपॉजिट होता है उसमें और फिर हमारा वाटर बॉडी गंदा होता है। तो वाटर इज़ अ वैल्यूड नेचुरल रिसोर्स एज वी ऑल नो। इट इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। इसके बिना हम लोग पृथ्वी पर जीवन नहीं जी सकते हैं। However, water from open sources is getting polluted due to disposal of industrial waste and domestic garbage. Domestic garbage मतलब जो घरेलू चीज़ों से सामान निकलता है, जो घर में कूड़ा कचरा होता है उससे, घर के कूड़े कचड़े से, और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो कि इंडस्ट्रीज से वेस्ट से निकलता है। ठीक है, वहाँ से जो कचरा निकलता है वो सब क्या करता है? हमारा वाटर पॉल्यूशन करता है।
एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ इंडिया इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप रिवर्स क्लीन, ठीक है। जैसे कि हम लोग एक सभ्य नागरिक हैं, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं, हम लोग भारतवासी हैं, तो हम अपने देश के लिए एक सभ्य नागरिक हैं। तो हमारी ये ड्यूटी है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग अपने रिवर्स को क्लीन रखें, क्योंकि वो क्या है, हमारा एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। बिना वाटर के हम जी भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो फिर जिस चीज़ के बिना हम जी नहीं सकते हैं, हम उसको गंदा क्यों करें। वी शुड नॉट थ्रो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट इन द वाटर, ठीक है। हमें कोई भी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट पानी में नहीं फेंकना चाहिए। वी शुड नॉट बाथ और वॉश क्लोथ्स ऑन द रिवर बैंक्स, और हमें नदियों में जा कर के या फिर नदी के किनारे उसमें नहाना भी नहीं चाहिए और कपड़े भी नहीं धुलना चाहिए, ठीक है। आवर गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड वेरियस प्रोजेक्ट्स टू सप्लाई क्लीन वाटर टू ऑल द पीपल, ठीक है। हमारी सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं ताकि इससे क्या हो सके, लोगों को जो स्वच्छ पानी है वो पीने को मिल सके, सबके घर पे क्लीन वाटर का सप्लाई हो सके, ठीक है। इन अर्बन एरियाज द वाटर सप्लाइड थ्रू द टैप्स इज ऑल्सो ट्रीटेड बिफोर इट इज सप्लाइड। शहरों में क्या होता है, जो हमारे टैप वाटर आता है ना, जब हमारे नलों में पानी आता है, उसमें क्या होता है, उसको सबसे पहले क्या किया जाता है, उसको साफ किया जाता है, ठीक है। द इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर आर रिमूव्ड एंड द वाटर इज ट्रीटेड इन बिग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। जो पानी की गंदगी होती है, अशुद्धता होती है, उसको नष्ट किया जाता है, उसको ख़त्म किया जाता है। और बिग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो होते हैं, उसमें वाटर का पहले ट्रीटमेंट किया जाता है। सर्टेन केमिकल्स सच एज क्लोरीन आर ऑल्सो एडेड टू द वाटर, ठीक है। कुछ केमिकल्स को भी पानी में मिलाया जाता है जो कि क्या करे, बैक्टीरिया एंड हार्मफुल वायरसेस उसमें से ख़त्म कर दे। जैसे कि क्लोरीन हो गया, तो पानी में क्या मिलाते हैं, क्लोरीन मिलाते हैं। आफ्टर फिल्टरिंग इन ऑर्डर टू मेक इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। फिल्टर करने के बाद, फिल्टर करना मतलब पानी में से इम्प्योरिटीज़ को हटा देना, ठीक है। वाटर में से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देना। जब वहाँ से क्या होती है, वाटर में से इम्प्योरिटीज़ जब फिल्टर हो जाती हैं, रिमूव हो जाती हैं, ठीक है। आपके घर पे देखा होगा ना, वाटर फिल्टर है, उसमें आपका आरओ वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें आप लोग घर पे यूज़ करते हो वाटर को में से इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए। तो ये सब तो घर एक डोमेस्टिक पर्पस के लिए है, ठीक है। लेकिन जब जहाँ पे ज़्यादा पानी को सप्लाई करना है, जैसे पूरे शहर के लोगों को सप्लाई करना है, तो फिर क्या होगा, इस तरीके से होगा जैसा यहाँ पे बताया गया है। तो क्या होता है, पानी में कुछ केमिकल्स को मिलाया जाता है, जैसे कि क्लोरीन हो गया, और उसको ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए सूटेबल बनाया जाता है, ताकि हम लोग उस पानी को फिर क्या करें, पी सकें और उससे हमें कोई भी बीमारी ना हो। चलो अब समरी ऑफ द चैप्टर पे आ जाओ। दैट इज, लेट्स रिकैपिचुलेट। वाटर इज़ यूज्ड फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस एंड फॉर इरिगेशन। आपको पता है पानी का इस्तेमाल कब होता है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए होता है, ये घर में इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होता है, और सिंचाई के लिए। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। जो हमारे पृथ्वी पर जो मेन सोर्स है वाटर का, वो कौन सा है, वर्षा। कैनाल्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स आर द कॉमन मीन्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, ठीक है। जो कैनाल्स हैं, वेल्स हैं और ट्यूबवेल्स हैं, ये सारे कॉमन मीन्स ऑफ इरिगेशन है, इन्हीं की वजह से हम सिंचाई भारत में कर पाते हैं। The dams which serve many purposes are called multi-purpose projects. We must check water pollution and save water. हम लोगों को वाटर पोल्यूशन को रेगुलेट करना चाहिए, वाटर पोल्यूशन नहीं करना चाहिए और पानी को बचाना चाहिए, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर पीने के पानी की मात्रा बहुत ही कम है और जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि अगर हम लोग पानी को सेव नहीं करेंगे तो सबको पीने को भी पानी नहीं मिलेगा, और फिर क्या होगा, ज़िंदगी नष्ट हो जाएगी, तबाही मच जाएगी। चलिए, वर्ल्ड बैंक आप लोग अपने आप से पढ़िएगा, ठीक है। और जो एक्सरसाइजेज वगैरह हैं ये भी करने की कोशिश करिएगा। बाद में हम आप लोगों को PDF फॉर्मेट में एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर्स करवाएंगे, ठीक है। एंड द होमवर्क फॉर टुडे इज दैट यू शुड गो एंड find out that what is the largest dam in India, which is the largest dam in India, and which is the longest dam in India, and write the names of the two dams in the boxes given on page number 67. Okay class, till then read and study your chapter. Okay class, thank you.